नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ICAR द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, सारी दुनिया को दिशा देने वाली हो भारतीय कृषि। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से खेती में बढ़ेंगे रोजगार, किसानों को होगा लाभ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, केंद्र बरौनी और सिंदरी संयंत्रों से यूरिया का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध। भारत यूरिया में बनेगा आत्मनिर्भर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार किसानों की हर स्तर पर कर रही है मदद। कहा, बारिश प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,600 रुपये मुआवजा देने का लिया गया है निर्णय। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हालात की समीक्षा। ओडिशा और हिमाचल में भी कई नदियां उफान पर। और अब समाचारों पर नजर विस्तार से डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उद्बोधन के साथ ICAR की 75 व्याख्यानों की श्रृंखला संपन्न हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने और गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सरकार काम कर रही है, जिससे खेती में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पढ़े लिखे युवा गांवों में ही रहकर कृषि की ओर आकर्षित होंगे। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होगा, साथ ही कृषि के क्षेत्र को और सुधारने में कामयाबी मिलेगी। तोमर ने भारतीय कृषि की विकास यात्रा और ICAR के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन में आज हम विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हैं। खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य देशों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये यात्रा और बढ़े, इसके लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। खेती व किसानों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। ICAR व कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी कोशिश रही है कि नए बीजों का आविष्कार करें, उन्हें खेतों तक पहुंचाएं, उत्पादकता बढ़े, नई तकनीक विकसित की जाए और उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाए। जलवायु अनुकूल बीजों की किस्में, फोर्टिफाइड किस्में जारी करना इसमें शामिल है। सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने कम समय में अच्छा काम किया, जिसका लाभ देश को मिल रहा है। ICAR बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसकी भुजाएं देश भर में फैली हुई हैं। कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थान लगा हुआ है। तोमर ने कहा कि आज जरूरी है कि हम कृषि के नए आयाम स्थापित करने व कृषि को आगे बढ़ाने का काम करें। देश में 86% छोटे किसान हैं जो निवेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन किसानों की माली हालत सुधारना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन FPO बनाना शुरू किया गया है। इनमें से लगभग 3,000 FPO बन भी चुके हैं। इनके माध्यम से छोटे छोटे किसान एकजुट होंगे, जिससे खेती का रकबा बढ़ेगा और वे मिलकर तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। अच्छे बीज थोक में कम दाम पर खरीदकर इनका उपयोग कर सकेंगे। वे आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी और छोटे किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की सिंदरी तथा बरौनी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जल्द ही HURL बरौनी और सिंदरी संयंत्रों से यूरिया का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ये दो संयंत्र यूरिया के स्वदेशी उत्पादन में 25 LMTPA से अधिक का योगदान देंगे, जिससे आयोजित यूरिया की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने अमोनिया यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित देश के पहले यूरिया संयंत्र तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रगति की भी समीक्षा की।
TFL की उत्पादन क्षमता 12.7 LMTP होगी और 2024 में इसकी कमीशनिंग होने की उम्मीद है। मनसुख मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन संयंत्रों से स्वदेशी यूरिया का उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के केंद्रित प्रयासों से भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक संयंत्र 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। मंगलवार को हुए संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मांग की कि राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तथा किसानों और खेत मजदूरों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की जाए। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पारंपरिक चाय आयोजन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष के उस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि नई सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को NDRF के तय मानक की अपेक्षा दोगुनी यानी प्रति हेक्टेयर 13,600 रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले में मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से कहा कि प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत संकल्पित है। पटेल ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन की लागत को कम करने तथा कृषि उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिससे कम लागत पर अधिक कृषि उत्पादन हो सके और किसानों की आय बढ़े तथा खेती लाभ का धंधा बन सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों को तवा नहर से सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई गई। परिणाम स्वरूप खेतों में मूंग का बम्पर उत्पादन हुआ, जिससे किसानों के घरों में खुशहाली आई। और राजधानी नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संशोधित राष्ट्रीय पुरस्कारों का रोड मैप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। संशोधित राष्ट्रीय पुरस्कारों का रोड मैप तैयार करते हुए राष्ट्रीय लेखशाला के उद्देश्यों व पंचायतों के समग्र विकास के मुद्दे पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन के क्या मायने हैं व इसमें किस तरह ग्रामीण प्रतिभाओं को, पंचायत स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। जिस तरह से हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं और जमीनी स्तर पर जो गाँव गरीब और किसान और पंचायत की जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको उभारने का काम मंत्रालय करता है, किस तरह का संदेश इससे जाता है? पंचायती राज मंत्रालय से गांवों को विकास के माध्यम से किस तरह से ऊपर उठाया जाए, इसके लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। और इसका ये एक पार्ट है कि विश्व के 147 देशों ने एक साथ में आके यूनाइटेड नेशन में एक सस्टेनेबल गोल, 17 सस्टेनेबल गोल इसको चुना है जो गांवों के विकास के लिए है। उसमें से 9 गोल को हम लोगों ने फाइंड आउट करके सारे पंचायतों को ये 9 गोल अचीव करने के बारे में हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। और ये 9 गोल अचीव करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से हमारा जो पुरस्कार की जो स्कीम थी उसको संशोधन करके ये 9 गोल को उसमें ढाला है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में इस अमृत महोत्सव के बहाने पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के रास्ते तलाशना, ये किस तरह हम देख सकते हैं? 14 फाइनेंस कमीशन का बजट 58,000 करोड़ से 3 गुना बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया और 15 फाइनेंस कमीशन का बजट 2,36,000 करोड़ कर दिया। दिन ब दिन ये बजट बढ़ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि गांव के पंचायतों को, गांव के सिस्टम में काम करने वाले लोगों को सक्षम करने की सोच ये मोदी जी की है। जमीनी स्तर पे पंचायत से लेके आपने देश की राष्ट्रीय संसद तक आपने सारे अनुभव देख लिए। आपको कौन कौन सी जो कमियां लगती है जिनको अब आप पूरा करने का लक्ष्य आपने रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्टेट को साथ में लेके ही काम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हम लोग स्टेट और केंद्रीय मंत्रालय इस तरह से काम करें कि हमको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं मिलेगा और कुछ कमियां भी नहीं रहेगी। तो केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, जिनका मानना है कि पंचायतों का जमीनी स्तर पर समग्र विकास करना ही मंत्रालय का लक्ष्य है, क्योंकि ग्राम पंचायतें सशक्त होगी तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते राज्य की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक खरगोन, बुरहानपुर और बैतूल जिले में अति भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, अलीराजपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात की समीक्षा की। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगत सिंहपुर जिले के देवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही हाटी नदी में तेज बहाव के कारण कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। और अमूल और मदर डेयरी का दूध आज से महंगा हो गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों के भाव पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 16 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 13 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2100 रूपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 60 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1950 रूपए। जबकि फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2150 रूपए। 16 अगस्त को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 2160 रूपए पर हुए। हालांकि गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 16 अगस्त को पीली मक्का 1970 रूपए पर बिकी। वहीं हाथरस मंडी में 15 अगस्त को पीली मक्का का भाव था 2000 रूपए। 16 अगस्त को इसके सौदों में 30 रूपए की तेजी आई और भाव 2030 रूपए पर जा पहुँचा। हरदोई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 16 अगस्त को मक्का के सौदे 20 रूपए टूटकर 1940 रूपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है।
मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो 16 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,550 रूपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 10 रूपए की तेजी आई और भाव 6,560 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 13 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,760 रूपए। 16 अगस्त को इसके सौदों में 10 रूपए की गिरावट आई और भाव 6,750 रूपए पर आ गया। हालांकि मैनपुरी मंडी में 15 अगस्त को अरहर का भाव था 6,465 रूपए। 16 अगस्त को इसके सौदे 35 रूपए मजबूत होकर 6,500 रूपए पर हुए। मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 15 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,525 रूपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 10 रूपए का उठाव देखने को मिला और भाव 6,535 रूपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में धान की रुपाई करे, किसान धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे, धान के खेत से खरपतवार निकाले, धान के खेत में निराई करे, यहीं आम के बागों में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई करते रहे। बिहार में फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान शलगम की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। वहीं केले की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही प्याज की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बिहार में अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। झारखंड में अरहर के खेत में निराई करें। इस समय मूंग में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। वहीं हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में अदरक के खेत में भी निराई करते रहे। अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें।
किसान अदरक के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पे। खास खबर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक नए अभियान की शुरुआत की गई। इसका नाम देश की बदली सोच रखा गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों के कुछ अंशों की तुलना भी की गई है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार में उपजे ताजा राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार के तमाम प्रमुख भाजपा नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अभिनेता अनुपम खेर के शो की सराहना की है, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को दिखाया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर समाज के हर वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई है और जन भागीदारी के जरिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया है। करोड़ों लोगों ने तिरंगा फहराकर एक मिसाल पेश की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय निधि का समय पर उपयोग करें ताकि बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके और ब्लॉक स्तर से शुरू होने वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को थोड़ी राहत देने वाली खबर है। खुदरा महंगाई दर के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई है। WPI पर आधारित महंगाई दर जुलाई महीने में घटकर 13.93% पर आ गई है, जो महीने का निचला स्तर है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। टीकाकरण अभियान में अब तक 208 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।